हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस में आप सबका स्वागत है। सो बेसिकली आज आपका पॉलिटिकल लेक्चर है बिकॉज आपका इकोनॉमी का लेक्चर पोस्टपोन हो गया है बिकॉज मोहित सर की तबीयत ठीक नहीं है। तो आज हम पॉलिटिकल लेक्चर में पढ़ने वाले हैं यूनियन टेरिटरीज और स्पेशल एरियाज के बारे में। तो यूनियन टेरिटरीज तो आई थिंक आप सब समझ गए होंगे कि यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं। जो आपको पता होगा आर्टिकल 1 में 3 टाइप की टेरिटरीज थी, राइट? कि एक तो स्टेट की टेरिटरी हो गई, ओके, एक यूनियन टेरिटरी हो गई और एक हो गई टेरिटरी अक्वायर्ड इन फ्यूचर। ओके, तो उसमें यूनियन टेरिटरी क्या होती है ये हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। इनफैक्ट ये चीज आपको देखना इंपॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि ये करंट अफेयर्स में है। करंट अफेयर्स में कहाँ है आप सब जानते हो, एलजी वर्सेस चीफ मिनिस्टर इन दिल्ली, पावर टसल चल रहा है इन दोनों के बीच में। ओके, और इनफैक्ट अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट, ओके, अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया है, राइट? सो ये दो चीजों के कारण ये करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका स्टैटिक एस्पेक्ट पढ़ना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड इनफैक्ट हम यहाँ पर थोड़ा ये करंट अफेयर्स का एस्पेक्ट भी टच करेंगे। ओके, और फिर बाद में करंट अफेयर्स में जब पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में वहां भी पढ़ेंगे। ओके, और ये स्पेशल एरियाज, अब आप सोच रहे होगे स्पेशल एरियाज में कौन से स्पेशल एरियाज? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 2 टाइप के स्पेशल एरियाज एनविसेज किए हैं उसने, लाइक ट्राइबल एरियाज एंड शेड्यूल्ड एरियाज। नाउ ये दोनों एरियाज के लिए शेड्यूल 5 एंड 6 के अंदर एक डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन की कैसे इन एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्या लेजिस्लेटिव पावर्स होगी, क्या डिफरेंट प्रोविजंस बना रखे हैं इन शेड्यूल 5 एंड 6। तो हम वो सारे हम पहले देखेंगे कि क्यों इनको स्पेशल एरियाज कहा गया है, ऐसा क्या स्पेशल है इन एरियाज में, और फिर देखेंगे कि इनको बिकॉज ऑफ दिस स्पेशलिटी ऑफ दीज एरियाज, इनकी ये स्पेशल कैरेक्टर के कारण इनके लिए एक डिफरेंट टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है। ओके, वो अरेंजमेंट क्या है वो शेड्यूल 5 और 6 में दिया हुआ है, वो हम देखेंगे, राइट? और इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो ये दो चीजें तो पढ़ ली। इसके बाद जो दूसरी चीज हम पढ़ेंगे दैट विल बी special special provisions for some states under article 371 to 371J। तो आर्टिकल 371 से 371J के बीच में जो डिफरेंट स्टेट्स है उनमें से हर एक के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए। तो हम वो सारे स्पेशल प्रोविजंस क्विकली और ब्रीफली देखेंगे। ओके, ताकि आपको एक गुड आइडिया हो, अच्छा आइडिया रहे कि क्या स्पेशल प्रोविजन किस स्टेट के लिए है। ओके, एंड लेट्स बिगिन नाउ। अगेन जो लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए, या जो लोग अभी पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, प्रेप आईएएस ने 3 मंथ्स का कंप्लीटली फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। ओके, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा, राइट? इसमें आपका स्टैटिक पोर्शन और डायनामिक पोर्शन दोनों कवर होगा। साथ ही साथ इसमें 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे, प्लस हर संडे जो है डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। तो किसी भी लेक्चर में आपको इस कोर्स के किसी भी लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट हो, राइट, तो हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक डाउट फॉर्म दिया है, आप वो डाउट फॉर्म में अपना डाउट भरिए और हम लोग आपके डाउट को एड्रेस करेंगे। और हर संडे को आपकी सीसेट की क्लास भी होगी, राइट? प्लस आपको 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ओके, एंड लास्टली जो भी अगर आपको ये जो पीपीटीज हैं या जो भी नोट्स चाहिए, या इवन हम लोग क्विजेस करा रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो प्लीज सारा स्टडी मटेरियल और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पर ये सब आपको अवेलेबल होगा। ओके, यहाँ पे आप फैकल्टी की डिटेल्स देख सकते हैं, और अगर आपको शेड्यूल चाहिए या रजिस्ट्रेशन लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगेन आई नो आप में से कुछ लोगों ने कहा है कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊं मैं, that I should do some practice questions, but see what I want to do through these previous questions is, देखिए अब आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि पॉलिटी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और इनफैक्ट अब आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आप में से काफी लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। तो बेसिकली ये प्रीवियस क्वेश्चन कराने का एक तो इंटेंट ये है कि आपको पता चले किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ओके, और इससे थोड़ी नॉलेज बढ़ सकती है तो वो भी, और दूसरा इंटेंट ये है कि अगर आप इनको सॉल्व कर पाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। और वंस देखिए अभी हमने काफी ऑलरेडी कर लिए हैं और थोड़े और करेंगे, उसके बाद जब एक बार काफी हम लाइक 2013 या 12 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कर लेंगे
राइट, क्योंकि ये काफी होता है 8-9 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। तो जब इतना कर लेंगे हम, तो उसके बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। और इनफैक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस जहां तक बात है, तो ये आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, तो वहां पे भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन विच इज, तो प्लीज बताइए इसका आंसर क्या है। अगेन आई थिंक क्या मैंने आपको ये बहुत ही क्लियरली बताया था लास्ट टाइम। अगेन ये ऐसा क्वेश्चन है, जब तक अगर आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं होगा, तो आप कुछ ना कुछ ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सो देखिए, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। सो बेसिकली आपने ये तो देखा है, ये नहीं होता। ओके, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। ओके, एंड ये हो सकता है, ये होता है इनफैक्ट। सो दिस इज द आंसर ओनली, यही है आंसर आपका। ओके, दैट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय, राइट। बाकी द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, यस, बट कैन द गवर्नमेंट, कैन यू डायरेक्टली रिमूव द गवर्नमेंट, क्या आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को रिमूव कर सकते हो? नो, तो ये भी नहीं होता, राइट। द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म, तो ये भी नहीं होता। ओके, आप सब जानते हो कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, तो गवर्नमेंट अगर अपनी मेजोरिटी लूज कर जाती है, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। ओके, सो द आंसर इज बी। ओके, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था और बड़ा ही क्लियर था। अगर आपने दिस इज समथिंग, अगर आपने अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, तो बड़ी इजीली कर पाओगे। ओके, एंड अगेन देखिए, आप देख सकते हो कि अब आपको बहुत सिंपल लग रहे होंगे ये क्वेश्चन। इट इज बिकॉज क्योंकि अब आपने इतना पढ़ लिया है। ओके, इतने पढ़ने के बाद ये चीजें सारी सिंपल ही लगती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर्स हैव बीन कन्फर्ड ऑन द राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा को कौन सी स्पेशल पावर्स दी है? एंड आई थिंक मैंने आपको स्पेसिफिकली एक जब ये बताया था लोकसभा वर्सेस राज्यसभा, तो उसमें एक स्पेसिफिकली एक जगह थी कि स्पेशल पावर्स, राइट, स्पेशल पावर्स, ये जहां राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा, या जो चीज सिर्फ राज्यसभा कर सकती है। सो व्हाट इज दिस पावर? टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ द स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। नहीं, ये स्पेशल नहीं है, दोनों के पास है, लोकसभा भी पास करती है और राज्यसभा भी। तो दिस इज नॉट अ स्पेशल पावर। ओके, टू पास अ resolution empowering the parliament to make laws in state list and create one or more all India services. Exactly, this is the answer. Okay, यही आंसर है। ओके, सो आपका आंसर है बी, राइट। टू अमेंड द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू डिटरमाइन द पेंशन ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर हिज और रिटायरमेंट। देखिए, ये पावर जो है पार्लियामेंट को है। ओके, राज्य, ऐसा नहीं है कि ये पावर दोनों को है, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों को। ओके, ऐसा नहीं है कि किसी एक को है। ओके, इनफैक्ट इसमें जो है आपके स्टेट लेजिस्लेचर भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इट इज अमेंडिंग द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर अमेंड कर रहा है, तो स्टेट लेजिस्लेचर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें आपके। ओके, एंड टू डिटरमाइन द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड डिटरमाइन नंबर ऑफ कमीशन, ये किसको पावर है? ये प्रेसिडेंट के पास है। ये पावर आगे जब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यही सही है। ओके, ओनली दिस इज करेक्ट। ओके गाइस, अब आगे और भी इजी क्वेश्चंस आते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन विच प्लीज, आपको सबको पता होना चाहिए। दैट्स वाई बोलते हैं कि आपको प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब चीजें जो है आपको यू मस्ट रिमेंबर दीज। ओके, रिमेंबर दीज। ओके, तो इसको प्लीज बार बार रिवाइज करना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन डीपीएसपी। ये डीपीएसपी दे रखा है आपके आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 51 में डीपीएसपी में ये दे रखा है। ओके, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अगला देखिए, टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं इससे कि देखिए 2014 में भी एक टाइप का आया इसी टाइप का, 2015 में भी इसी टाइप का आया। तो देखिए, अगर प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हो, तो आपका स्टडी बहुत फोकस्ड हो जाता है, आपको बड़ी आराम से पता चल जाएगा कि यस, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अगेन, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है? ये आपकी है फंडामेंटल ड्यूटी। ये हर सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है दैट ही शुड अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ
इंडिया। ओके, नाउ अगेन ये भी देखो 2013 में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का है। देखिए ये कहाँ से आ रहे हैं, ये या तो फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी, या फंडामेंटल राइट्स, या प्रियम्बल। ये चार चीजों से देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन द इकोनॉमिक जस्टिस। कहाँ प्रोवाइड किया गया है, प्रियम्बल। यस, प्रियम्बल में है, आप सब जानते हो। उसमें लिखा होता है टू प्रोवाइड फॉर इट्स ऑल सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो प्रियम्बल में तो होता है आपका इकोनॉमिक जस्टिस की बात। ओके, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर अबाउट पॉलिटिकल जस्टिस और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ओके, everybody having equal rights. Okay, then second one is preamble, तो हाँ है, and DPSP, so yes, this one is correct. Okay, DPSP also talks about economic justice, right? When we say DPSP deals with socio-economic democracy, right? और आपने देखे होंगे DPSP के जो क्या DPSP है, कुछ जो बोलते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, राइट, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या इंश्योर करते हैं, ये सब बस इकोनॉमिक जस्टिस ही इंश्योर करते हैं। तो इसका आंसर है बी, राइट। अगेन फंडामेंटल राइट्स तो नहीं है, राइट, डीपीएसपी है। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर कमिंग। देखिए कितना आसान है, 2013 तक का क्वेश्चन है। ओके, सो इट ऑल दिस इज वेरी सिंपल, बस आपको चीजें रिवाइज करनी है। ओके, यू ओनली हैव टू रिवाइज द थिंग्स एंड रेस्ट इज वेरी सिंपल। पॉलिटी तो बहुत सिंपल है। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ते हैं। यूनियन टेरिटरीज, सो इनके लिए प्रोविजंस बना रखे हैं, आर्टिकल 239 टू 241 इन पार्ट 8। ओके, रिमेंबर दिस, राइट। तो होती क्या है यूटीज, सी देखिए इंडिया की जो टेरिटरी है, कुछ टेरिटरी में तो स्टेट गवर्नमेंट है। ओके, बट कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर यूनियन गवर्नमेंट का, यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है डायरेक्ट कंट्रोल है और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ये करती है यूनियन गवर्नमेंट। ओके, कुछ टेरिटरीज ऐसी हैं जिसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल जो है यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ऐसी टेरिटरीज जो इंडिया की हैं उनको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। ओके, सो व्हाट, आई होप ये आपको क्लियर है कि व्हाट आर यूनियन टेरिटरीज। ऐसी टेरिटरीज जिन पे यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है और उनको एडमिनिस्टर भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कितनी यूटीज है अभी प्लीज बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। लेट्स सी आप इसको याद रखते हैं या नहीं याद रखते। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कितनी यूटीज हैं। लेट्स सी। ओके, नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ओके, ये देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए ये आपको प्रिलिम्स में आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिसेंटली चेंजेस हुए हैं। रिसेंटली मतलब बहुत रिसेंट 2020 में भी चेंजेस हुए हैं यूनियन टेरिटरीज में, एंड दैट इज मेजर चेंजेस। ओके, सो इसीलिए आपको इसको याद, इसका आंसर आपको खुद को करना चाहिए। अगर आप खुद करोगे अभी तो आपको याद रहेगा। ओके, नाउ रीजंस फॉर क्रिएशन ऑफ यूटीज, व्हाट आर दी, व्हाई दीज यूनियन टेरिटरीज आर क्रिएटेड। सम आर क्रिएटेड फॉर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स, जैसे आप ले लो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ओके, यूटी ऑफ दिल्ली है, राइट। ऐसी यूटी जो है चंडीगढ़ हो गया, तो चंडीगढ़ और दिल्ली दोनों बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न। जैसे चंडीगढ़ क्या है, दोनों का कैपिटल है पंजाब एंड हरियाणा। ओके, चंडीगढ़ इज कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा। तो दिस इन्वॉल्व्स बोथ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स, राइट। फिर कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, जैसे पुडुचेरी हो गया आपका, वहां पे जो कल्चर है थोड़ा पोर्चुगीज कल्चर है। ओके, सबका पोर्चुगीज, सॉरी नॉट पोर्चुगीज, फ्रेंच, फ्रेंच कल्चर है ज्यादातर वहां पे। ओके, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, राइट, कुछ जगहों का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रेटजिक है। ओके, जैसे जैसे अंडमान एंड निकोबार। ओके, आप सब जानते हो अंडमान एंड निकोबार इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन इंडियन ओशन नियर इंपॉर्टेंट मैरीटाइम ट्रेड रूट्स। तो बिकॉज इट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट तो इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और देखिए यूनियन टेरिटरी क्यों बनाते हैं, क्योंकि बेसिकली देखिए एक मानना है, दिस इज ऐसे माना जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, it is believed that central government is more capable and resourceful than state government। ओके, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडियरी तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई, बट इतना स्टेट गवर्नमेंट के पास कैपेबिलिटी नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी इंडिया की गवर्नमेंट, ओके, उसको अगर कोऑर्डिनेशन सिक्योर करना होगा किसी और से तो इजीली कर सकती है। ओके,
सो बिकॉज ऑफ दी ऑल दी पावर्स, बिकॉज ऑफ दी वाई, आपको पता होगा, बिकॉज ऑफ दी यूनिटरी बायस, मतलब यूनिटरी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ बायस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर्स दे रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर केपेबल एंड रिसोर्सफुल। और इसीलिए जो ऐसे एरियाज है जो इंपॉर्टेंट है, कुछ टेरिटरीज, सॉरी नॉट एरियाज बट सम टेरिटरीज which are politically or administratively important, or which are culturally distinctive, or which are strategically important, or where there is a special treatment and care for backward and tribals, तो ऐसी टेरिटरीज के लिए जो है इनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, इनको जो है सेंटर या यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में दे दिया गया, क्योंकि इट इज बिलीव, जैसे मैंने बताया आपको, कि बिकॉज इनके पास ज्यादा पावर से ज्यादा रिसोर्सेज है। अभी रिसेंट चेंजेस जो हुए हैं, रिसेंट चेंजेस क्या हुए हैं, 2019 में 2 नई यूनियन टेरिटरीज क्रिएट की गई। वन वाज लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, ओके, और लद्दाख क्यों, टू अगेन टू मीट दी एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, ओके, क्योंकि लद्दाख बहुत ही रिमोट एरिया है, बहुत ही इतना हॉस्टाइल इन द सेंस ऑफ क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट और जो टेरेन है उसकी बड़ी ही हॉस्टाइल है, बहुत कम लोग वहां पर रिजाइड करते हैं, बट वो जितने भी लोग हैं उनका एक डिमांड था कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज बना दिया जाए, बिकॉज दे फेल्ट बिकॉज लद्दाख फेल्ट नेग्लेक्टेड इन द अंडर JNK, ओके, नेग्लेक्टेड फील किया, सो दैट्स व्हाई इनकी जो लद्दाख में जो लोग थे इनकी डिमांड थी कि इसको यूटी बना दिया जाए, ओके। और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर क्रिएट किया गया विथ लेजिस्लेचर, अगेन ये क्यों क्रिएट किया गया, बिकॉज ऑफ जो है स्पेशल जो है क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स, सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड स्ट्रेटजिक कंसर्न्स, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक कंसर्न्स के कारण जम्मू कश्मीर क्रिएट किया गया विथ लेजिस्लेचर। प्लीज रिमेंबर जम्मू एंड कश्मीर के पास भी लेजिस्लेचर है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर जो नेक्स्ट मेजर चेंज आया है, जो अभी रिसेंट चेंज आया है, 2 यूनियन टेरिटरीज, कौन सी, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनको मर्ज कर दिया है, दे हैव बीन मर्ज्ड। सो अल्टीमेटली क्या पोजीशन रही अब इस सब के बाद, क्या पोजीशन रही, करंटली देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज, ओके। सो कितनी यूनियन टेरिटरीज है, 8। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज एट प्रेजेंट, 8 UTs, ओके, 8 UTs आर देयर, राइट। सो प्लीज रिमेंबर दिस, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने का इस पे, सो प्लीज इसको रिमेंबर करना कि अभी हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज है, ओके। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन, अब देखिए यूनियन टेरिटरी हमने पता तो लगा ली कि एक डिफरेंट टाइप का जिसपे यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसे एडमिनिस्टर करती है, बट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोविजन है इनके, तो देखिए ये प्रोविजन, पहली चीज जो सुप्रीम कंट्रोल होता है वो होता है प्रेसिडेंट का और पार्लियामेंट का, मतलब लेजिस्लेटिव मैटर्स पे पार्लियामेंट का, और जो एग्जीक्यूटिव मैटर्स है वहां पे प्रेसिडेंट का, ओके। सो सुप्रीम कंट्रोल इन एग्जीक्यूटिव मैटर्स प्रेसिडेंट का होता है और लेजिस्लेटिव मैटर्स में पार्लियामेंट का होता है, ओके। नाउ दीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट डायरेक्टली नहीं एडमिनिस्टर करता, प्रेसिडेंट अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है, ओके, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है, और ये एडमिनिस्ट्रेटर को प्रेसिडेंट डिफरेंट डेजिग्नेशंस दे सकता है, या तो बोल सकता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर LG बना सकता है, या एडमिनिस्ट्रेटर भी बना सकता है, तो ये डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट देता है किसी को भी यूटी के जो है एडमिनिस्ट्रेटर को, ओके। नाउ वन मोर थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए अब आप सोचोगे कि जो है इसमें लॉस कौन बनाता है यूनियन टेरिटरीज पे, तो इट इज पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द 3 लिस्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज। अब आप सोचोगे कि जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है, दैट इज जो यूटीज विथ लेजिस्लेटिव असेंबली है, राइट, यूटीज विथ लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें कौन लॉ बना सकता है, इसमें स्टेट लिस्ट पे कौन लॉ बनाता है, इसमें भी स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट के पास पावर है, ओके। ड्यूटीज विथ स्टेट लेजिस्लेचर जैसे दिल्ली और जम्मू कश्मीर हो गया, उसके केस में भी पार्लियामेंट के पास पावर है कि उसकी वो स्टेट लिस्ट पे भी लॉज बना सकता है, ओके। बट यूटी की जिनकी है, इनकी पावर है कि ये स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट में बना सकते, ओके। सो इट इज ये जो है लेजिस्लेचर यूटीज के, इनके पास क्या पावर है कि ये भी बना सकते हैं लॉज ऑन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब दोनों के पास पावर है, राइट। पार्लियामेंट के पास भी पावर है कि वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे बना सकते हैं, और जो ये यूटी की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास भी पावर है ये, राइट।
बट आप देखोगे आगे जैसे JNK हो गया या चाहे JNK के केस में पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर के ऊपर जो है JNK की लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ नहीं बना सकती, जबकि दिल्ली के केस में पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, ये तीनों चीजों पे जो है जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लॉ नहीं बना सकती। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रेसिडेंट को भी पावर्स है दैट ही कैन मेक रेगुलेशंस फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ द यूटीज फॉर अंडमान निकोबार आइलैंड। तो देखिए पार्लियामेंट को तो पावर है ही, प्लस प्रेसिडेंट को भी पावर है कि वो रेगुलेशन बना सकता है फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन दीव, ये पूरा मर्ज होके पूरा एक साथ बोलते हैं इसको, एंड लद्दाख। ओके, so please keep this point also in mind. Also parliament can establish a high court for a union territory, तो एक यूनियन टेरिटरी के लिए एक अलग हाई कोर्ट बना सकता है पार्लियामेंट। कौन? पार्लियामेंट। ओके, दिस पॉइंट भी, सो प्लीज ये सारे पॉइंट्स यूनियन टेरिटरीज को लेके ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन बनता है, अगर यूनियन टेरिटरीज पे कोई एमसीक्यू बनता है तो उसमें ये पॉइंट्स ही होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ओके, अगला आ जाते हैं हम अब दिल्ली को देखते हैं, स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली बिकॉज दिल्ली इज योर नेशनल कैपिटल। ओके, इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है, राइट? क्या प्रोविजन है? तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के थ्रू उसको स्पेशल स्टेटस दिया दिल्ली को एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एनसीटी जो हम बोलते हैं, एनसीटी। अच्छा ये बताइए, देखिए एक चीज होती है, आपने ये सुना है एनसीटी सुन लिया वर्सेस एनसीआर, एनसीआर वर्ड आपने सुना होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली डिफरेंस ये है, एनसीटी मतलब सिर्फ दिल्ली और उसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, एनसीआर जो उसके एडजॉइनिंग जो है डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, जैसे नोएडा हो गया, एडजॉइनिंग एरियाज, नोएडा हो गया आपका, गाजियाबाद हो गया आपका, मेरठ हो गया। ओके, तो ये जो दिल्ली के एडजॉइनिंग में ये सब मिलके बनाते हैं एनसीआर, इट इज नोन एज नेशनल कैपिटल रीजन। सो आई होप आपको एनसीटी वर्सेस एनसीआर में डिफरेंस पता चल गया हो। ओके, अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल यू मस्ट नो दीज थिंग्स। ओके, नाउ 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 ने दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया एंड इट वाज डेजिग्नेटेड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ओके, सो स्पेशल स्टेटस के साथ जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर है उसको भी क्या क्या डेजिग्नेट कर दिया गया प्रेसिडेंट ने? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, एलजी, एलजी जो आप देखते हो एलजी। ओके, एंड आफ्टर दिस एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनाई। ओके, अंडर दिस ओनली एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बनाया और उनकी पावर्स दी गई। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली की इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आई, और असेंबली को पावर थी इट कैन मेक लॉज ऑन ऑल सब्जेक्ट्स इन स्टेट लिस्ट एज वेल एज कॉन्करेंट लिस्ट। बट किन सब्जेक्ट्स पे दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ नहीं बना सकती? पब्लिक ऑर्डर, पॉलिसी एंड लैंड। और जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ओके, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ओके, प्लीज कीप दिस इन माइंड। इसके बाद एक एक्ट भी पास किया गया, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ओके, सो ये एक्ट क्या करता है? ये एक्ट बेसिकली देता है कि पावर्स क्या है असेंबली की, जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई है उसकी पावर्स क्या है, राइट? जो एलजी है उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या है, और जो ड्यूटीज है चीफ मिनिस्टर की विथ रिस्पेक्ट टू एलजी वो क्या है। तो वो सब क्या है इस लॉ के थ्रू, GNCTD, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो एक्ट है इसके थ्रू है। ओके, अभी करंटली रिलेशन क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर और एलजी के बीच में? तो ये रिलेशन बेसिकली है कि जो सेम जो है, जो गवर्नर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है वही है ये, तो कि जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको एड एंड एडवाइस करते हैं एलजी को। ओके, एंड अगर कोई डिफरेंस होता है एलजी और मिनिस्टर्स के बीच में तो इट इज रेफर टू प्रेसिडेंट। ओके, ये रिलेशन, बट अगेन देखिए यही रिलेशन में जो है इसमें लैक ऑफ क्लैरिटी है, ये क्लियर नहीं है। और बिकॉज ये रिलेशन जो है एलजी और चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में क्लियर नहीं है, तो दोनों कई बार ऐसे एक्शंस लेते हैं जिससे एक दूसरे की पावर पे ट्रांसग्रेस करते हैं, और इसी के कारण क्या होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जो एलजी वर्सेस ऑफ जो चीफ मिनिस्टर देखते हो, ये एलजी वर्सेस चीफ मिनिस्टर, ये बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ये जो रिलेशन दोनों के बीच में है ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हम उसी ये जो कंट्रोवर्सी है इसी को थोड़ा देखते हैं। सो बेसिकली ये पूरा डिस्प्यूट किस पे है?
ये डिस्प्यूट है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स। देखिए जो दिल्ली है उसके लिए लेजिस्लेटिव पावर्स तो बड़ी क्लियरली लेजिस्लेटिव पावर्स और एग्जीक्यूटिव, तो लेजिस्लेटिव पावर्स तो बड़े क्लियरली डिफाइंड है कि देखिए लेजिस्लेटिव पावर्स क्या, पार्लियामेंट तो उसके हर चीज पे लॉ बना सकता है, दूसरा प्रेसिडेंट भी रेगुलेशंस बना सकता है, तीसरा जो है जो उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है लेजिस्लेटिव, वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो भी क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है ऑन स्टेट लिस्ट बट एक्सेप्ट फॉर पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड एंड ऑन कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, सो इस तरीके से आप देख रहे हो लेजिस्लेटिव पावर बड़ी क्लियरली डिफाइंड है, दिल्ली में कौन किस चीज पे लॉ बना सकता है बड़ी क्लियरली डिफाइंड है, इसलिए कभी लेजिस्लेटिव पावर को लेके कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। कॉन्फ्लिक्ट किसको लेके आया, एग्जीक्यूटिव पावर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर जैसे बेसिकली क्या है, ये जो एग्जीक्यूटिव पावर का डिवीजन है ये एक स्टेट गवर्नमेंट जैसा है, बट असली में जो ये दिल्ली है वो एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसीलिए कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली कितनी पावर्स एलजी के पास है और कितनी पावर जो है चीफ मिनिस्टर के पास है, तो इसके कारण डिस्प्यूट होता है, राइट, और ये डिस्प्यूट के कारण जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है एलजी और चीफ मिनिस्टर। तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए थे दोनों, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजॉल्व करने के लिए एक जजमेंट भी दिया था, उसमें कुछ चीजें बताई थी दैट एग्जीक्यूटिव पावर इज को एक्सटेंसिव विथ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ असेंबली, यानी जहां जहां असेंबली के पास जो है दिल्ली की जो असेंबली है उसके पास पावर है लेजिस्लेट करने की, वहां वहां जो एग्जीक्यूटिव है दिल्ली का दैट इज सीओएम हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, जो रियल एग्जीक्यूटिव है उसके पास वो सब पावर्स है। और जहां तक एलजी की बात है, ही मस्ट फॉलो द डिसीजंस ऑन मैटर्स वेयर असेंबली हैज पावर टू मेक लॉज, यानी जहां असेंबली के पास लॉज बनाने की पावर है वहां पर एग्जीक्यूटिव के पास भी पावर है, तो इसीलिए एलजी को जो एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है वहां पर जो एड एंड डिवाइस है वो माननी चाहिए इन एरियाज में जहां असेंबली के पास पावर है। ओके, एंड एलजी शुड नॉट रेफर एवरी मैटर टू प्रेसिडेंट, राइट, क्योंकि ये जो चीज है पावर कि अगर कोई डिफरेंस आता है एलजी में और इलेक्टेड गवर्नमेंट में, सो एलजी कुड रेफर इट टू प्रेसिडेंट, ये लिमिटेड उसके लिए यूज करना है, राइट, लिमिटेड सिचुएशन के लिए, हर बार नहीं यूज करना। ओके, एंड अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, प्लीज कीप दिस इन माइंड। So representative government is a basic feature of constitution and therefore elected government should have primacy. Okay, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट देखिए ये जो आएगा ना आपका, ये थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव से आता है, बट अगेन यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स देख लीजिए, हो सकता है कि आपको प्रीलिम्स में भी कुछ स्टेटमेंट यहाँ से बन के आ जाए, इससे यहाँ से आ सकता है, या फिर ये चीज आ सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक फीचर, और उसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लिखा हो तो वो भी आ जाएगा, तो ऐसे आएगा आपको क्वेश्चन। ओके, नाउ रिसेंटली गवर्नमेंट जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट, यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है एक्ट है, उसको अमेंड किया गया है, और अमेंड करके क्या वाइडर पावर्स दे दिए हैं एलजी को। ओके, जहां भी वर्ड गवर्नमेंट का यूज किया है उसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट मींस एलजी। ओके, सो गवर्नमेंट को वाइडर पावर्स और फाइनल अथॉरिटी बनाने की कोशिश की गई है, राइट, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उस पर रिस्ट्रिक्शन, सो एलजी की पावर बढ़ाई गई है और लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर्स कम की गई है with respect to intervening in administrative matters. Okay, तो ये बेसिकली, बट डोंट वरी, इसको हम करंट अफेयर्स में डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ पे अभी आप बस इतना ही जान लीजिए, ये जो एक्ट आया है इट हैज गिवन मोर पावर्स टू एलजी एंड रिस्ट्रिक्टेड द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द गवर्नमेंट। अब आ जाते हैं शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज पे। ओके, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ओके, दीज आर special areas, these are special areas because of their tribal population, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, दैट्स व्हाई दीज आर कंसीडर्ड टू बी स्पेशल एरियाज। और ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इनका कुछ यूनिकनेस है, प्लस दे आर डिस्टिंक्ट। तो और आप सब जानते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे उसमें क्या है, वी एम टू प्रिजर्व एंड प्रमोट डाइवर्सिटी। ओके, या बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो बेसिकली देखिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब, देखिए ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है बहुत डाइवर्स है, इनकी ये डाइवर्सिटी है। ओके, इनकी यूनिकनेस एक डाइवर्सिटी का पार्ट है हमारे, तो इसी डाइवर्सिटी को सस्टेन, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और इसको प्रमोट करने के लिए, राइट, ये जो है आपके शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के लिए
आर्टिकल 244 पार्ट 5 और 5th और 6th शेड्यूल में स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं इनके गवर्नेंस के रिगार्डिंग कि कैसे इनको गवर्न किया जाएगा। ओके, अब 5th शेड्यूल में क्या दे रखा है? 5th शेड्यूल में दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एनी स्टेट एक्सेप्ट। तो 5th शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो स्टेट्स हैं इनके ट्राइबल एरियाज या ट्राइबल्स इंक्लूडेड नहीं है। बाकी सारे जगह के ट्राइबल एरियाज और बाकी सारे स्टेट्स के शेड्यूल्ड एरियाज या शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंक्लूडेड हैं इन 5th शेड्यूल। अब कौन एक एरिया को कौन बोलता है कि शेड्यूल्ड एरिया? हु डिक्लेयर्स दैट अ एरिया इज शेड्यूल्ड एरिया? इट इज डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है कि ये एरिया जो है शेड्यूल्ड एरिया है। एंड अगेन वो कैसे डिक्लेयर करता है? अपनी मर्जी से? नो, इन कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। ओके, जो गवर्नर है उस स्टेट का उससे कंसल्ट करके प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स। इनफैक्ट प्रेसिडेंट को डिक्लेयर एन एरिया शेड्यूल्ड एरिया प्लस उसकी बाउंड्रीज भी चेंज कर सकता है। ओके, बाउंड्रीज और उसका एरिया भी चेंज कर सकता है प्रेसिडेंट। ओके, सो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एन एरिया टू बी अ शेड्यूल्ड एरिया एंड इट कैन आल्सो चेंज इट्स बाउंड्रीज एज वेल एज एरिया। ओके, नाउ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। एग्जीक्यूटिव पावर जो स्टेट की है और सेंटर की है इन एरियाज में क्या रहती है? व्हाट इज द एक्सटेंट? ओके, सो एग्जीक्यूटिव, सो स्टेट की जो सारी पावर्स जो है स्टेट के पास, वो सारी पावर्स स्टेट की एक्सटेंड करती है 5th शेड्यूल एरिया। ऐसा नहीं है कि जो स्पेशल एरियाज है तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट की कोई पावर नहीं है, स्टेट की पावर एक्सटेंड करती है। ओके, प्लस गवर्नर जो है, गवर्नर के पास इन एरियाज के गवर्नेंस को लेकर कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ओके, वो कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ओके, एंड अगेन आप देखोगे कि ऑल्दो द पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड्स बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है। ओके, ऑल्सो सेंटर के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि ये जो 5th शेड्यूल के एरियाज हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शंस टू स्टेट्स। राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन शेड्यूल्ड जो 5th शेड्यूल एरियाज हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेट्स को डायरेक्शन दे सकता है। और अगर स्टेट्स ये डायरेक्शन नहीं मानते तो क्या होगा? आप सब जानते हैं 356 में प्रेसिडेंट्स रूल लग जाता है। ओके, पहले 365 लगेगा कि हाँ ये लोग नहीं मान रहे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है, फिर 356 लगेगा। ओके, तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि जो 5th शेड्यूल्ड एरियाज हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर्स एक्सटेंड करती है। गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इनके गवर्नेंस के लिए, और सेंटर कैन गिव डायरेक्शंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज टू द स्टेट्स। ओके, नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोविजन। सो बेसिकली एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का प्रोविजन है 5th शेड्यूल में, और ये प्रोविजन इसलिए है, ये एक ऐसी एडवाइजरी काउंसिल इसलिए बनाई गई है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बिकॉज इट इज बिलीव दैट जो ट्राइबल पीपल हैं अगर उन्हीं के लोग इस काउंसिल में होंगे और वही लोग गवर्न करेंगे तो उनका बेटर गवर्नेंस होगा। ओके, तो इन ईच स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड एरिया, राइट, एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है और इसका फंक्शन होता है टू एडवाइज ऑन वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, कि 5th शेड्यूल जो है वो शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का प्रोविजन देता है। और ये जो काउंसिल है इसका फंक्शन है टू एडवाइज ऑन वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और एक और चीज है, इसमें होंगे 20 मेंबर्स एंड 3/4 विल बी फ्रॉम legislative assembly belonging to that tribe। तो 3/4 जो होंगे वो लेजिस्लेटिव असेंबली से होंगे बिलोंगिंग टू दैट ट्राइब। ओके, यहाँ पे फिर आप ये क्राइटेरिया देख सकते हो किस बेसिस पे किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया बोलते हैं। अगेन दिस क्राइटेरिया इज नॉट मेंशन्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया गया है। प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो क्राइटेरिया क्या है? प्रीपॉन्डरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, मतलब बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन होना, कॉम्पैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ द एरिया, मतलब जो एरिया है जिसमें ट्राइबल्स रह रहे हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्ट एरिया है और उसका साइज मतलब बहुत बड़ा एरिया नहीं है। ओके, एंड अंडर डेवलप्ड, वो एरिया अंडर डेवलप्ड है। ओके, एंड देयर इज डिस्पैरिटी इन इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, मतलब रिच और पुअर का डिवाइड है। ओके,
नाउ गवर्नर की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि जो शेड्यूल्ड एरियाज में लॉज हैं, किसके लॉज? लॉज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल एज पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के लॉज जो है वो जब शेड्यूल्ड एरियाज में लगते हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ लगते हैं, और गवर्नर के पास पावर है ये रिस्ट्रिक्शंस लगाने की। ओके, द गवर्नर हैज पावर टू लिमिट एन एप्लीकेशन, मॉडिफाइड द लॉज, लिमिट द एप्लीकेशन ऑफ और मॉडिफाइड द लॉज इन दीज एरियाज। ओके, ये जो फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज हैं उसमें गवर्नर के पास पावर है कि कुछ भी लॉ अगर उसे पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया हो तो उसका एप्लीकेशन लिमिट कर सकता है गवर्नर, या उसको मॉडिफाई करके उसको अप्लाई कर सकता है। ओके, और गवर्नर के पास भी पावर है टू मेक रेगुलेशंस फॉर पीस एंड गुड गवर्नमेंट, बट हियर द कैच, ये चीज वो जब ही करेगा जब ही विल कंसल्ट विद ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। ओके, तो गवर्नर कैन मेक रेगुलेशंस फॉर पीस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ अ शेड्यूल्ड एरियाज only after consulting with tribes advisory council. Okay, also constitution requires, so constitution के अंदर president की duty है, it is duty of president, okay, कि जब कुछ टाइम हो जाए तो उसके बाद एक कमीशन अपॉइंट की जाए to see कि how the scheduled areas are being governed और scheduled tribes का कितना welfare हुआ। okay, and he can appoint any such committee at any time, but हर 10 साल में एक बार तो बननी ही है ऐसी कमेटी। okay, so please very important, okay, keep these 2 points in your mind। okay, अब आ जाते हैं हम सिक्स्थ शेड्यूल पे। ओके, इट इज ऑल्सो सिंपल। सो देखिए, फिफ्थ शेड्यूल था ऑफ ऑल द एरियाज एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एरिया जो है उसके लिए स्पेसिफिक शिड्यूल है। ओके, अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों नहीं कि इनको फिफ्थ में रखा, तो यहाँ जो है इनके जो ट्राइबल्स हैं वो डिफरेंट है कंपेयर टू ट्राइबल्स इन द फिफ्थ शेड्यूल। ये बहुत ही कट ऑफ रहे हैं, दे हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। ओके, और साथ ही साथ इनका बिकॉज दे नीड देयर ओन मैकेनिज्म्स टू गवर्न देमसेल्व्स, क्योंकि अगर बाहर से इंपोज किया जाएगा तो पॉसिबिलिटी ये है कि बेसिकली इनका जो कस्टम्स कन्वेंशन वो इंडेंजर हो, तो ऑब्वियसली इनमें भी रिजेंटमेंट आएगा। तो इनका कस्टम कल्चर जो है वो बचाने के लिए, और बिकॉज ऑफ दी ये जो है मेन स्ट्रीम से कट ऑफ ट्राइब्स है यहाँ पर, तो इसीलिए इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया। अब स्पेशल प्रोविजन क्या बनाया गया कि जो भी ये स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, दे आर कार्व्ड आउट इनटू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स और ऑटोनोमस रीजन। मतलब मान लीजिए एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल पीपल रह रहे हैं, तो उसको मान लीजिए असम में है, तो उसको कार्व आउट करके असम में एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना देंगे। और ऑटोनोमस रीजन क्या होता है? मान लीजिए एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में 4-5 अलग अलग ट्राइब्स हैं, इफ देयर आर 4 or 5 डिफरेंट ट्राइब्स विद इन एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, तो उस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को फर्दर सब डिवाइड कर देंगे हम, रीजन्स। ओके, और ये कौन करता है? गवर्नर। इनफैक्ट गवर्नर के पास पावर है टू चेंज बाउंड्री, चेंज बाउंड्री एरिया ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स और रीजनल काउंसिल्स, रीजन्स, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स और रीजन्स। तो अब तो हमने एक टेरिटोरियल यूनिट तो बता दिया कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है। ओके, अब इसको गवर्न कौन करेगा? तो इसको गवर्न करने के लिए है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल। ओके, सो ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके, इनको गवर्न करने के लिए कौन है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल। इनफैक्ट अगर असम की बात करें तो एक एग्जांपल इसका है कार्बी आंगलोंग। ओके, कार्बी आंगलोंग इज एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। ओके, अब इसकी जो काउंसिल है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एडीसी, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं। प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एडीसी में कितने? 30 मेंबर्स होते हैं। 4 मेंबर्स नॉमिनेटेड है और 26 आर इलेक्टेड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर that autonomous district council में there are 30 members, 4 are nominated and 26 are elected on basis of universal adult franchise. Okay, अब आ जाओ पावर्स। सो आपको देखिए पहले क्या चीज की हमने, पहले जो है ट्राइबल्स, जहां पर पहले इन स्टेट्स में देखा कि ट्राइबल्स यहाँ पे हैं, तो उनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स या रीजन्स में बना दिया। फिर उस इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स या रीजन को गवर्न करने के लिए एक बॉडी बनाएगी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल। उसमें 30 मेंबर होंगे, 4 नॉमिनेटेड होंगे और 26 इलेक्टेड होंगे। अब इन काउंसिल्स की पावर्स क्या है एडीसी की, ओके, या रीजनल काउंसिल की? तो इनको मिली है लेजिस्लेटिव पावर, जैसे ये लॉज बना सकते हैं और लैंड, फॉरेस्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, मैरिज एटसेट्रा,
ओके, ऐसी चीजों पे लॉज बना सकते हैं। पावर्स क्या है? पहली पावर होगी लेजिस्लेटिव पावर। ऑल्सो दूसरी चीज है लिमिटेड और नो एप्लीकेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। तो असम में ये बेसिकली गवर्नर के पास पावर है, ओके। और गवर्नर के पास दोनों के लिए देखिए बेसिकली कोई लॉ है, स्टेट लेजिस्लेशन का हो और पार्लियामेंट का हो, अगर वो असम में आया, राइट, असम में, तो असम में किसके पास पावर है? गवर्नर के पास पावर है कि वेदर टू कि वो लॉ अप्लाई करे भी या ना करे, या किसी मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई करे। ये पावर किसके पास? गवर्नर के पास है। बट बाकी बची जगहों पे किसके पास है? बाकी बची जगहों पे स्टेट लेजिस्लेचर के लिए गवर्नर के पास है और पार्लियामेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास है। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर। दे कैन मेक विलेज काउंसिल्स और कोर्ट्स। ओके, विलेज काउंसिल्स या कोर्ट्स बना सकते हैं। एंड दे सेटल पेटी डिस्प्यूट, छोटे डिस्प्यूट्स ये लोग सेटल करते हैं। और एग्जीक्यूटिव पावर्स आप देख सकते हो, टू एस्टेब्लिश, कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन स्कूल्स, मार्केट्स, डिस्पेंसरी, assess and collect land revenue, okay, and regulate money lending by non tribals, right? So जो non tribals है उनका money lending या trading जो है रेगुलेट कर सकती है autonomous district council, okay. Also again same provision कि कुछ टाइम पीरियड के बाद एक कमीशन बनाई जाएगी टू एग्जामाइन कि हाउ वेल दिस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल आर परफॉर्मिंग। और ये कमीशन कौन बनाएगा यहाँ पे? गवर्नर। प्लीज कीप दिस इन माइंड, गवर्नर। पहले कौन बना था फिफ्थ शेड्यूल एरियाज के लिए कमीशन? प्रेसिडेंट। ओके, तो प्लीज कीप दिस इन माइंड। अब आ जाते हैं हम कुछ स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स। दिस इज फ्रॉम आर्टिकल 371 टू 371 जे, राइट, पार्ट 21। ओके, अगेन देखिए इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस इट इज लेस इंपॉर्टेंट, ओके, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना बहुत कम है, बट स्टिल फॉर आवर कंप्लीशन हम इसको क्विकली देखेंगे। ओके, सो 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के लिए प्रोविजन है फॉर क्रिएशन ऑफ अ स्पेशल सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर रीजन्स लाइक विदर्भ, मराठवाड़ एंड रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो देखिए विदर्भ और मराठवाड़ के लिए क्यों स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की बात करें? क्योंकि ये बैकवर्ड है, इसीलिए बैकवर्ड है, तो इसलिए इनके लिए सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाए और महाराष्ट्र के लिए सेपरेट। और फिर आगे इसमें और भी प्रोविजन है कि इन पे जो है इक्विटेबल रिसोर्स अलोकेशन होना चाहिए। यहाँ से जो है जो मराठवाड़ या विदर्भ से हैं उन लोगों को गवर्नमेंट सर्विस वगैरह में भी पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए, और भी दूसरे प्रोविजन। बट ओवरऑल ये क्यों है? दिस इज फॉर इक्विटेबल रीजनल डेवलपमेंट। ओके, सो जो आपका विदर्भ है या मराठवाड़ है उसके लिए सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाए। वैसे ही सौराष्ट्र और कच्छ भी बैकवर्ड हैं थोड़े, राइट, तो उनके लिए भी सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाए। ओके, देन 371 है नागालैंड। तो अगेन नागालैंड में जब तक उनके कस्टम्स ट्रेडिशन की बात आती है तो पार्लियामेंट का एक्ट उन पे नहीं लागू होता अनटिल अनलेस वो खुद से लागू करे। ओके, तो जब तक एक्सप्लिसिटली बोला नहीं जाता कि पार्लियामेंट का एक्ट नागास के कस्टम्स ट्रेडिशन से रिलेटेड एक्ट्स उन पे लागू होते हैं, तब तक पार्लियामेंट का एक्ट उन पे लागू नहीं होता। ओके, जो गवर्नर है नागालैंड का उसके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि आप सब जानते हो नागा इंसर्जेंसी इज स्टिल अ प्रॉब्लम। सो दैट्स वाई गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करने की। और फिर ट्यूसांग डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए काफी स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। ओके, अब असम। सो असम में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी एक कमिटी बनाई जाएगी, राइट, कमिटी, एंड दिस कमिटी विल हैव मेंबर्स सिलेक्टेड फ्रॉम ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट एंड सच अदर मेंबर्स एज ही मे एज प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई। ओके, सो कमिटी का पर्पस क्या है? बेसिकली अगेन फॉर ट्राइबल वेलफेयर या ट्राइबल के को रिप्रेजेंटेशन देना, क्योंकि कई ट्राइबल्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला होता है, क्योंकि वो अपनी पॉलिटिकल वॉइस नहीं होती, तो उनको वो करने के लिए एक कमिटी बनाई जाएगी असम लेजिस्लेटिव असेंबली में, राइट, फॉर द मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम द ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट। ओके, मणिपुर, अगेन मणिपुर में भी सेम है, बट यहाँ हिल एरियाज, यहाँ ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट था, यहाँ हिल एरियाज जो मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे जो मेंबर इलेक्ट होके आए फ्रॉम हिल एरियाज उनकी एक अलग कमिटी बनाई जाएगी। ओके, अब आ जाओ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। सो ऑब्वियसली अगेन इनके लिए काफी फोकस था दैट प्रेसिडेंट वाज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, प्राइमरली ये सबसे बड़ी चीज थी। ओके,
और भी दूसरी चीजें थी, बट प्राइमरीली सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी। ओके, और 371E empowers parliament to provide fresh establishment of central university in state of आंध्र प्रदेश। अगेन नॉट सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब ये करंट अफेयर्स में था तब इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब तेलंगाना फॉर्म हुआ था तब इंपॉर्टेंट है, बट राइट नाउ इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। फिर एफ में सिक्किम, तो सिक्किम की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 30 से कम मेंबर नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। तो द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिक्किम शुड नॉट हैव लेस देन 30 members. One seat is allotted to Sikkim in Lok Sabha and Sikkim forms one parliamentary constituency. Okay, तो पूरा जो सिक्किम का स्टेट है वो एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है और एक ही सीट अलॉट है उसको लोकसभा। गवर्नर की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर पीस एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, राइट, एंड पार्लियामेंट इज empowered to make law on Sikkim Legislative Assembly for protecting rights and interests of different sections of the Sikkim population. Okay, ऐसे ही मिजोरम, सो मिजोरम में भी लिमिटेड एप्लीकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एक्ट्स इन रिलेटेड टू मिजो कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, जैसे नागा के केस में था। और मणिपुर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 40 से कम मेंबर्स नहीं होने चाहिए। ओके, अब लास्टली हम आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश पे। सो ऑब्वियसली जो अरुणाचल प्रदेश इट इज अ सेंसिटिव एंड स्ट्रेटेजिक एरिया, तो वहां के लॉ ऑर्डर की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे? वहां के गवर्नर पे। ओके, और दूसरा वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है अरुणाचल प्रदेश की, उसमें 30 से कम नहीं होना चाहिए। तो अभी तक लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम मेंबर्स क्या देखें? 30। ओके, 30 से कम कहीं नहीं हो सकते। ओके, आर्टिकल 371 में गोवा के लिए कि गोवा की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इट शुड नॉट हैव लेस देन 30 मेंबर्स, एंड 371J फॉर कर्नाटक कि कर्नाटका के लिए सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाए हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए। ओके, अगेन सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड क्यों बनाया जा रहा है इधर? क्योंकि ये जो रीजन्स हैं ये थोड़ा पिछड़ गए हैं और इन पे स्पेसिफिक फोकस चाहिए, इसलिए सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाया जाए। एंड रिजर्वेशन इन स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट एंड एजुकेशन फॉर पीपल ऑफ दीज हैदराबाद कर्नाटका रीजन। ओके, हैदराबाद कर्नाटका रीजन के जो लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन हो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन में। ओके, so this is it, this sums up our lecture. Okay guys, and again I would strongly recommend you guys, please ऐसी चीजें हैं ये जिनको रिवाइज करने से ही आपको याद रहेगी। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे कि रिवीजन के बिना मतलब फैक्चुअल ही होते हैं थोड़े बहुत, ओके, कॉन्सेप्चुअल कम होते हैं, तो रिवीजन करना भी जरूरी है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस।